और नमस्कार। आज मैं आपको एक साई-फाई शो द ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड अ स्मॉल टाउन की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है एक काल्पनिक कस्बे लिटिलटन के मेयर ट्रीना ग्रांट की दुखद मृत्यु की खबर से। ट्रीना एक युवा खुशहाल विवाहित महिला थीं, जिन्हें उनके समुदाय के सभी लोग बेहद सम्मान देते थे। एक न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रीना ने लिटिलटन को एक खूबसूरत और व्यस्त पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले ट्रीना ने एक महत्वपूर्ण परिषद वोट का नेतृत्व किया था, जिसके जरिए शहर के पास एक इंटरस्टेट हाईवे के विस्तार को रोक दिया गया। अगर यह परियोजना आगे बढ़ती तो पूरा समुदाय ट्रैफिक से कट जाता और पर्यटकों का आना बंद हो जाता। ट्रीना की दुखद मृत्यु के बाद शहर के कोषाध्यक्ष जॉन कॉनली को मेयर की जिम्मेदारी दी जाती है। जॉन एक चालाक और स्वार्थी व्यापारी हैं, जो लंबे समय से इंटरस्टेट हाईवे के विस्तार के समर्थक रहे हैं। अब मेयर की मृत्यु के बाद इस परियोजना के आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि इसका लिटिलटन के आर्थिक हालात पर क्या असर होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। न्यूज चैनल ट्रीना ग्रांट के दोस्तों और परिवार, खासकर उनके पति जेसन के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि इंटरस्टेट के विस्तार का लिटिलटन पर क्या असर हुआ है। शहर का बुनियादी ढांचा बुरी तरह जर्जर हो चुका है और रियल एस्टेट की कीमतें जमीन पर आ गई हैं। मुख्य हाईवे से जुड़ाव खत्म हो जाने के कारण कई व्यवसाय बंद हो चुके हैं। पूरा शहर अब हॉलीवुड सेट की तरह दिखता है, जो सीधे एक हॉरर फिल्म से निकलकर आया हो। कई निवासियों ने अपने घर बेच दिए हैं और कहीं और बेहतर जिंदगी की तलाश में चले गए हैं। लेकिन इस स्थिति से इकलौती फायदा उठाने वाला व्यक्ति मेयर जॉन कॉनली है। अब वह शहर में एक कार शोरूम का मालिक है और भी कई अन्य संपत्तियों का मालिक है। एक बड़ा होर्डिंग बोर्ड आज भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा रहा है, जिसमें लोगों से कह रहा है कि अगर उनके पास नई कार के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं है तो चिंता न करें। आखिरकार कॉनली स्थानीय बैंक का मालिक है और वह किसी भी व्यक्ति को आसानी से लोन दे सकता है। यह सिर्फ यह दिखाता है कि समुदाय के हर पहलू पर उसका कितना मजबूत नियंत्रण है। दूसरी ओर जेसन ग्रांट अब एक एकांत जीवन जीता है। वह शहर के एकमात्र चर्च की अटारी में रहता है और वहाँ एक हैंडीमैन के रूप में काम करता है। सारा स्थान अव्यवस्थित है, जिसमें फर्नीचर, पुरानी बेकार चीजें, उसकी मृत पत्नी की तस्वीरें और यहाँ तक कि उसका पालतू मकड़ी भी रखी हुई है। एक सुबह एक स्थानीय किशोर एमिलियो उसे कुछ सामान लाकर देता है। जेसन बच्चे से उसके हाल के स्केचेस के बारे में पूछता है। अपनी खुशी के लिए एमिलियो ने शहर के मेयर कॉनली के कई शरारती चित्र बनाए हैं। ऐसा लगता है कि कॉनली को समुदाय में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसने कभी चुनाव नहीं जीते और सिर्फ उत्तराधिकार कानून के आधार पर उसे यह पद मिला। जैसे ही वे बात करते हैं, एमिलियो जेसन से पूछता है कि वह इतनी उपेक्षित स्थिति में क्यों रहता है, अटारी में सिमट कर। जेसन बताता है कि उसके पास वास्तव में चर्च के पास एक घर है, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह उस घर में जाने का दिल नहीं कर सका। यह स्पष्ट है कि जेसन कभी उस दुखद हादसे से पूरी तरह से उबर नहीं पाया और अब वह अपना अधिकांश समय अकेले बिताना पसंद करता है। यह निर्णय लेने के लिए उसे शहर के पादरी निक्की ने भी प्रोत्साहित किया, जिन्होंने यह संकेत दिया था कि वहां रहने से वह भगवान के थोड़े और करीब महसूस करेंगे। फिर एमिलियो पूछता है कि क्या उसे सच में अब पहले से ज्यादा धार्मिक या शांति महसूस होती है, लेकिन अकेला विधुर चुप रहता है, यह दिखाते हुए कि उसे वास्तव में ऐसा नहीं लगता। उस दिन बाद में जब जेसन चर्च के पौधों को संवार रहा होता है, तभी पादरी निक्की आ पहुँचते हैं। वह एक खुशमिजाज चेहरा बनाने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसकी नई आड़ू रंग की नेल पॉलिश की तारीफ भी करता है। हालांकि निक्की तुरंत उसकी खुशमिजाजी के पीछे छिपे दुख को देख लेती है। वह उसे बताती है कि जो भी हुआ वह उसकी गलती नहीं थी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शब्द जेसन पर जैसे एक भारी बोझ की तरह गिरते हैं और वह अंत में अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का फैसला करता है। वह निक्की से पूछता है कि क्या वह अटारी को साफ कर सकता है, जिस पर वह खुशी से सहमत हो जाती है। उस शाम जेसन अपने कमरे की खिड़की के नीचे से सभी सामान बाहर निकालने लगता है। ज्यादातर चीजें पुरानी और बेकार लगती हैं, जब तक कि वह कुछ बहुत अजीब नहीं देखता। एक कोने में लिटिलटन का एक मिनिएचर मॉडल रखा हुआ है। वह इसे जल्दी से उठाता है और 2 खंभों पर इसे रख देता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जेसन देखता है कि यह मॉडल असल शहर जैसा ही है। न केवल इमारतें, घर और चर्च एकदम समान हैं, बल्कि सड़क में दरारें और गड्ढे भी इस मिनिएचर मॉडल में मौजूद हैं। फिर वह इसके किनारे पर एक चाबी देखता है और उसे घुमाता है। फिर वह चर्च को साफ करने के लिए उस पर पानी स्प्रे करने लगता है, लेकिन उसकी पूरी हैरानी के लिए कुछ ही सेकंड बाद बाहर बारिश शुरू हो जाती है। जेसन खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि बारिश सिर्फ चर्च के आसपास हो रही है। वह अंदर जाता है और मिनिएचर चर्च पर थोड़ा और पानी स्प्रे करता है और फिर देखता है कि बाहर भी बारिश बढ़ गई है। जैसे ही वह हैरान होकर देखता है, कहानी का वर्णन करने वाला यह कहता है कि अब जेसन के हाथों में शहर है। अगली सुबह जेसन नाश्ते के लिए स्थानीय डाइनर जाता है। वह वहाँ की वेट्रेस अन्ना से भी बात करता है, जो एमिलियो की माँ है। थोड़ी देर बाद
जेसन दो पुरुषों को कल की बारिश के बारे में बात करते हुए सुनता है। वे इसे अजीब पाते हैं कि बारिश सिर्फ कुछ ही सेकंड तक चली और सिर्फ एक ही इलाके में हुई। रात को देर से जेसन चर्च वापस लौटता है और पादरी निक्की की आड़ू रंग की नेल पॉलिश से मिनिएचर डाइनर को पेंट करता है। अगले दिन शहर को डाइनर पर नया पेंट दिखता है। कोई नहीं जानता कि इसे किसने किया, जिससे अन्ना पहले थोड़ी नाखुश होती है, लेकिन बाद में उसे यह अच्छा लगता है क्योंकि इससे इस नीरस शहर में थोड़ा रंग आ गया है। डाइनर के बाहर जेसन एक बुजुर्ग महिला को गड्ढे में ठोकर खाते हुए देखता है तो वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। उसका पति फिर यह बताता है कि उन्होंने काफी समय पहले मेयर से उस गड्ढे को ठीक करने के लिए अनुरोध किया था। हालांकि सभी जानते हैं कि शहर के नए मेयर कॉनली लिटिलटन या इसके निवासियों की परवाह नहीं करते। बाद में जेसन उस सुझाव बॉक्स को घर ले जाता है ताकि वह खुद शहर की समस्याओं को सुलझा सके। वह हर पत्र को पढ़ता है और मिनिएचर मॉडल के आसपास कई चीजों को ठीक करता है। हर गड्ढे को भरने और हर पेड़ के ठूंठ को उखाड़ने के साथ ये क्रियाएं असल जीवन में भी घटित होने लगती हैं। वह अपनी नई ताकत का परीक्षण करने के लिए मिनिएचर सड़क पर एक मुर्गे की हड्डी रखता है। कुछ सेकंड बाद असल सड़क पर एक जीवन आकार की मुर्गे की हड्डी दिखाई देती है जो एक कुत्ते को डराकर भागने पर मजबूर कर देती है। रॉगी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं शहर इन रहस्यमय बदलावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। कई लोग यह भी संदेह करने लगते हैं कि यह सब मेयर कॉनली के द्वारा किया गया है क्योंकि काउंसिल चुनाव नजदीक हैं। यह जेसन को परेशान करता है, खासकर क्योंकि उसे मेयर से नफरत है। वह अपना अच्छा काम जारी रखता है और एक मॉडल साइन बनाने का फैसला करता है जिसमें लिटिलटन को अमेरिका का सबसे जादुई छोटा शहर घोषित किया गया है। वह इसे मॉडल के कोने पर शहर के प्रवेश द्वार पर रखता है। अगले दिन एक जीवन आकार का साइन सामने आता है जो अंतर्राज्यीय हाईवे से सैलानियों की भीड़ को आकर्षित करता है। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं शहर धीरे धीरे फिर से फलने फूलने लगता है और कई निवासी लिटिलटन में वापस रहने का निर्णय लेते हैं। कुछ दिन बाद जेसन पादरी निक्की की सुबह की सेवा में भाग लेता है जहां वह शहर के रहस्यमय मददगार के बारे में बात करती हैं जिसे लियो डांटे के नाम से पुकारा गया है। तभी एक चर्च जाने वाला व्यक्ति जोर से यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि वह मददगार शायद कॉनली मेयर है जो सेवा में भी मौजूद है। वह चौंकता है लेकिन इसे नकारता नहीं है। हाँ, मैंने वो मुर्गे की हड्डी वहां डाली थी, वह मैं था। जब शहर के सभी लोग उस रात सो रहे होते हैं एक गुस्से में भरा जेसन मेयर के मिनिएचर घर के बाहर खड़ी एक लाल मॉडल कार पर एक छोटी सी कंकर फेंक देता है। अगली सुबह शहर यह देखकर चौंक जाता है कि एक उल्का पिंड ने कॉनली की स्पोर्ट्स कार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जैसे ही वह गुस्से में मामले की जांच करता है उसे दूर से एमिलियो हंसते हुए दिखाई देता है। फिर मेयर अपना नोटबुक निकालता है और देखता है कि उसने वही टूटी हुई कार ड्रॉ की हुई है। यह उसे गुस्से में उबाल देता है और वह लड़के पर मौखिक हमला कर देता है जिससे अन्ना को अपने बेटे का बचाव करना पड़ता है। इसके बावजूद चालाक मेयर अपने आप को संभाल लेता है और शहर के बाकी लोगों से आकर्षक तरीके से बात करता है। वह एक जोशीला भाषण देता है जो अंत में खुद को लियोडांटे कहकर समाप्त करता है। इससे भीड़ तालियों से उसका स्वागत करती है, लेकिन जेसन उतना प्रभावित नहीं होता। रात को देर से जेसन अपनी पालतू मकड़ी को मिनिएचर शहर की सड़कों पर रख देता है। उसी समय कॉनली सड़कों पर आराम से सैर कर रहा होता है। यहीं एक विशाल इमारत जितनी बड़ी मकड़ी दिखाई देती है जो मेयर को डर से भर देती है, लेकिन संतुष्ट जेसन जल्द ही मकड़ी को उठा लेता है और विशाल आकार वाली मकड़ी आसमान में खींची जाती है जिससे मेयर स्पष्ट रूप से हिल जाता है। अगले दिन एक संदेहपूर्ण कॉनली एमिलियो को एक विशाल मकड़ी की ग्रेफिटी पेंट करते हुए देखता है और जवाब मांगता है, लेकिन अन्ना फिर से बीच में आ जाती है और गुस्से में कॉनली से कहती है कि अगर उसे उसके बेटे से कोई समस्या है तो सीधे उससे बात करे। उस सप्ताहांत पादरी निक्की सोने से पहले जेसन के पास आती है। वे शहर के हालिया बदलावों के बारे में बात करते हैं और वह जोर देकर कहते हैं कि कॉनली रहस्यमय मददगार नहीं है। हालांकि निक्की कहती है कि उन्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि इसे किसने किया, बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि बदलाव हुआ है। वह यह भी कहती हैं कि अच्छे बदलाव करने में कोई भी सक्षम हो सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लोग भी। यह सुनकर जेसन निर्णय लेता है कि वह अब कॉनली को डराना बंद कर देगा और अपने अच्छे कामों पर ध्यान देगा। अब वह लिटिलटन साइन में और भी बड़े और ज्यादा लाइट्स जोड़ना चाहता है। यह नया अपग्रेडेड साइन पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और ज्यादा चमकदार दिखता है, लेकिन यह बहुत सारी बिजली खींचता है जिससे शहर की बिजली चली जाती है। अगले दिन चर्च में एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। शहर वाले जाहिर तौर पर घबराए हुए हैं और कॉनली से इसे ठीक करने की मांग करते हैं,
लेकिन जब वह कुछ नहीं कहता तो लोग उसे छिपे हुए मकसद का आरोपी ठहराते हैं। वे दावा करते हैं कि वह सबको बाहर निकालकर बची हुई रियल एस्टेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। कॉनली के पास कोई जवाब नहीं होता तो वह डर के मारे चर्च छोड़ देता है। तब वह सड़क के पार एमिलियो को देखता है जो अपनी नोटबुक में कुछ बना रहा होता है। कॉनली उसे हाथ से छीनकर शहर को दिखाता है और लड़के के सभी हालिया अजीब घटनाओं से जुड़े चित्र दिखाता है। इसके बाद शहर में हंगामा मच जाता है और अधिकतर लोग कॉनली से समाधान की मांग करने लगते हैं। कोई और रास्ता न देखकर जेसन बीच में कूदता है और आखिरकार यह स्वीकार करता है कि वह सब कुछ के पीछे था। वह जोर देकर कहता है कि उसने सिर्फ शहर की मदद करने की कोशिश की, जबकि कॉनली ने इसे लगभग नष्ट कर दिया। इसे साबित करने के लिए जेसन चर्च की अटारी में जाता है और अपने सगाई की अंगूठी मॉडल के पास रख देता है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी से माफी मांगता है कि उसने उसे निराश किया। वह मिनिएचर शहर की सड़क पर कुछ माचिस की तीलियां जलाता है, जिससे असल सड़क पर एक बड़ा अग्निकुंड प्रकट हो जाता है। थोड़ी देर बाद कॉनली और शेरिफ जेसन के पास आकर मॉडल को होते हुए देख लेते हैं। चालाक मेयर को बुरी सोचें आती हैं और वह मॉडल की शक्तियों का उपयोग करके शहर को नया वेगास बनाने का विचार करता है। फिर वह शेरिफ से कहता है कि वह इसे बलपूर्वक जब्त करे। जेसन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों मॉडल से टकरा जाते हैं और वह खंभों से गिर जाता है। इसके कारण बाहर एक विशाल भूकंप आता है, लेकिन जब जेसन ने उसे पहले खंभों पर रखा था तब शहर नहीं हिल रहा था। यह कहानी यथार्थवादी नहीं है। फिर दृश्य अगले दिन पर बदल जाता है, जब अन्ना, जेसन और पादरी निक की सड़क पर चल रहे होते हैं। जेसन कहता है कि मॉडल अब टूट चुका है, इसलिए उसके पास शहर को फिर से स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि उसकी सोने की सगाई की अंगूठी असल शहर में गिर जाती है और वह बहुत बड़ी होती है। वे सोचते हैं कि यह विशाल अंगूठी शहर को फिर से स्थापित करने के लिए पैसे मुहैया कराएगी। पास ही एक न्यूज़कास्टर रिपोर्ट करता है कि यह अब तक मिली सबसे बड़ी सोने की टुकड़ी में से एक है और यह संकेत देता है कि शहर फिर से फल फूल जाएगा।